Hello everyone, welcome to Target for IQ. I am Advocate करिश्मा सिन्हा. फ्रेंड्स, मैं जो आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. CRPC की जितने भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो मैं विथ शॉर्ट नोट्स लेके आई हूँ सारे डेफिनेशंस की. तो इससे क्या होगा कि जब आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देख लेंगे तो वीडियो के एंड तक आपको जो है सारी जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो याद हो जाएंगी अच्छे से एंड चीज़ें समझ में आ जाएंगी. तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप सब चीज़ों को समझ सकें और याद कर सकें. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला डेफिनेशन है हमारा बिलीबल ऑफेंस जो कि सेक्शन 2A ऑफ द CRPC में बताया गया है. सेक्शन 2A में बिलेबल ऑफेंस को बताया गया है एन ऑफेंस विच इज शोन एज बिलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बिलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. तो बिलेबल ऑफेंस क्या होंगे? वैसे ऑफेंसेस होंगे जिसे आइदर CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में बिलेबल बताया गया है या फिर कोई अदर लॉ में जिसे बिलेबल बताया गया है वो बिलेबल ऑफेंसेस हो जाएंगे. एंड नॉन बिलेबल ऑफेंसेस क्या हो जाएंगे? तो नॉन बिलेबल ऑफेंसेस मीन एनी अदर ऑफेंस. तो एनी अदर ऑफेंस मीन्स कोई भी ऑफेंस जो कि बिलेबल नहीं है वो क्या हो जाएगा? नॉन बिलेबल ऑफेंस हो जाएगा. तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी शॉर्ट नोट्स इसकी देख लेते हैं बिलेबल एंड ऑफेंस एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस पे कि बिलेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंस की क्लासिफिकेशन जो है वो जब हम लोग CRPC के फर्स्ट शेड्यूल देखते हैं तो फर्स्ट शेड्यूल का जब कॉलम नंबर 5 देखेंगे तो वहाँ पे कौन कौन से ऑफेंसेस बिलेबल हैं और कौन कौन से नॉन बिलेबल हैं ये हमें पता चलती है. ऑफेंसेस जो है IPC में मेंशन्ड हैं तो IPC के कौन कौन से ऑफेंसेस बिलेबल कहलाएंगे और कौन कौन से नॉन बिलेबल ये कॉलम नंबर 5 को देख के पता चलेगा. तो फर्स्ट शेड्यूल में IPC की क्लासिफिकेशन के साथ साथ अदर लॉज में कैसे क्लासिफिकेशन की गई है बिलेबल ऑफेंस एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस की वो भी फर्स्ट शेड्यूल में ही बताई गई है कि अगर जो भी ऑफेंस अदर लॉ में अदर लॉज में कोई भी ऑफेंस अगर वो पनिशेबल है 3 साल या 3 साल से ज़्यादा, जिसकी सज़ा जो है 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की है उसे नॉन बिलेबल ऑफेंस माना जाएगा. और जो भी ऑफेंसेस जिसमें इम्प्रिजमेंट जो है 3 साल से कम की है, 3 साल से कम की सज़ा वाली ऑफेंसेस बिलेबल मानी जाएगी. तो IPC की जो भी क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट शेड्यूल में आप कॉलम नंबर 5 देखेंगे वहाँ पे पता चल जाता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस जैसे मर्डर है, चीटिंग है, रेप है, किडनैपिंग है, ये इसमें से कौन कौन से बिलेबल है कौन कौन से नॉन बिलेबल है वो आपको कॉलम नंबर 5 देखने पता चल जाएगा. और अदर लॉज में जो भी ऑफेंसेस 3 साल से ज़्यादा की जिसमें सज़ा है वो नॉन बिलेबल होगी और 3 साल से कम की सज़ा वाली ऑफेंसेस बिलेबल मानी जाती है. नेक्स्ट है चार्ज. चार्ज जो है सेक्शन 2B में डिफाइंड है. चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड. क्या बताया गया है कि चार्ज में वो सारी अगर एक से ज़्यादा भी चार्जेस लगे हुए हैं तो वो चार्ज भी माना जाएगा. लेकिन ये कोई भी एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन ये नहीं है, इससे आपको समझ में नहीं आएगी चार्ज क्या है. तो चार्ज का मतलब होता है प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन. किसी इंसान पे जब कोई भी आरोप लगाया जाता है तो उसकी प्रिसाइज फॉर्मुलेशन छोटे फॉर्म में स्पेसिफिक एक्विजिशन के मतलब क्या क्या ऑफेंसेस उसने किए हैं, किस किस धारा में किए हैं, उस पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं वो चार्ज में आपको बताया जाता है. ये चार्ज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्रिमिनल ट्रायल का. क्रिमिनल ट्रायल जो है उसकी फाउंडेशन चार्ज ही होती है, चार्ज फ्रेमिंग से होती है. चार्ज लगने के बाद ही ट्रायल स्टार्ट होती है. तो इट इज़ द बेस ऑफ द एक्विजिशन इन अ क्रिमिनल ट्रायल. अब ये चार्ज फ्रेमिंग क्यों की जाती है? तो चार्ज फ्रेमिंग इस वजह से की जाती है ताकि जो भी अक्यूज्ड पर्सन है उन्हें नोटिस दिया जा सके कि उनके ऊपर कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं ताकि वो जो भी अक्यूज्ड है वो अपना डिफेंस ले सके. नेक्स्ट है दैट इट सेपरेट्स द इंक्वायरी स्टेज फ्रॉम द ट्रायल. क्या है? चार्ज जो है इंक्वायरी और ट्रायल के बीच की स्टेज को डिफर करता है, सेपरेट करता है. मीन्स
पहले इंक्वायरी होती है, उसके बाद चार्ज फ्रेम होती है, तभी ट्रायल स्टार्ट होती है। तो इट सेपरेट्स द इंक्वायरी स्टेज फ्रॉम द ट्रायल। और चार्ज से रिलेटेड प्रोविजन जो है वो चैप्टर 17 सेक्शन 211 से 224 में सीआरपीसी में मेंशन्ड है। नेक्स्ट आता है 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल केस। तो ये बताया गया है दैट इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। क्या होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस? वैसी ऑफेंस या वैसी केस जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है। अब यहाँ पे हम लोग साथ साथ जो है कॉग्निजेबल के साथ ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल केस भी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये सेक्शन 2L में बताया गया है, इसीलिए पहले हम लोग इसे यहाँ पे ही देख लेते हैं। सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल केस को बताया गया है दैट इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होती है? पुलिस ऑफिसर को कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होती है वो ज़्यादा ग्रेव नेचर की होती है, ज़्यादा सीरियस नेचर की होती है, इसीलिए वहाँ पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़ी लेस ग्रेव नेचर की होती है, इसीलिए पुलिस जो है विदाउट फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट से बिना वारंट लिए अरेस्ट नहीं कर सकता है। अभी इसकी हम लोग कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की थोड़ी शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। तो वो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस एज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ये कॉलम 4 फर्स्ट शेड्यूल का कॉलम 4 देखेंगे तो उसमें पता चलता है कौन कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं एंड कौन कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन जो है पुलिस द्वारा रिकॉर्ड की जाती है सेक्शन 154 में, जिसे हम लोग FIR कहते हैं। एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन जो है पुलिस द्वारा रिकॉर्ड की जाती है सेक्शन 155 में, जिसे नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं। सो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेक्शन 154 में ये रिकॉर्ड की जाती है, उसे FIR कहते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन सेक्शन 155 CRPC में रिकॉर्ड की जाती है। जो कॉग्निजेबल केस होता है, क्योंकि ज़्यादा ग्रेव नेचर का होता है, तो यहाँ पे पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, जो कि सेक्शन 156 सब सेक्शन 1 में बताया गया है। एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होती है उसमें पुलिस जो है वो विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट केस को नहीं कर सकता है, जो कि सेक्शन 155 सब सेक्शन 2 में बताई गई है। तो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल से रिगार्डिंग इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है 2D में कंप्लेंट। तो कंप्लेंट क्या होती है? एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। कोई भी एलिगेशन जो है चाहे तो ओरली की जा रही है या राइटिंग में की जा रही है, किसे? मजिस्ट्रेट को। क्यों? विथ अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। वो क्या होती है? कंप्लेंट होती है। तो कंप्लेंट क्या है? ओरल या रिटन हो सकती है। किसे की जाती है? मजिस्ट्रेट को की जाती है, ताकि फर्दर एक्शन लिया जा सके मजिस्ट्रेट द्वारा, और वो किसी भी अननोन या फिर अननोन पर्सन के अगेंस्ट की जा सकती है। और जो ऑफेंसेस कंप्लेंट में आते हैं वो कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल दोनों हो सकते हैं। तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों के रिगार्डिंग जो है ये कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास की जाती है। कि अगर पुलिस ऑफिसर जो है, मान लीजिए आपका FIR नहीं ले रहा है या फिर आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, तो वो क्या है? आप मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। तो कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट नहीं आता है। अब सेक्शन 2D जो है दिया हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन जब हम लोग देखते हैं तो उसे डीम्ड कंप्लेंट कहा जाता है। डीम्ड कंप्लेंट में क्या है? जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट अपनी तैयार करता है और वो और उसमें अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिस्क्लोजर होता है, तो
उसे कंप्लेंट माना जाता है। और जो पुलिस ऑफिसर कर रहा है उस रिपोर्ट में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिस्क्लोजर बता रहा है, उससे कंप्लेनेंट कहते हैं। तो जब पुलिस अपनी रिपोर्ट बनाती है इन्वेस्टिगेशन के बाद और किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हुई है, तो वहाँ पे उसके माना जाएगा कंप्लेंट, डीम्ड कंप्लेंट। अब यहाँ पे क्या है, कंप्लेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो चैप्टर 15 सेक्शन 200 से 204 में बताए गए हैं कि मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 2H में इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन 2H में बताया गया है, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर द कोर्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। तो इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाती है? एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, सबूत को इकट्ठा करने के लिए। किसके द्वारा? तो कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। चाहे तो पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैजिस्ट्रेट जो है ऑथराइज कर रही है। बट डज नॉट इंक्लूड द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस या एनी पर्सन जो भी ऑथराइज्ड मैजिस्ट्रेट द्वारा, उन्हीं के द्वारा की जाती है इन्वेस्टिगेशन। मैजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपके प्री के एग्जाम्स होते हैं तो आपके MCQs में ये दे देते हैं और वहाँ पे एक मैजिस्ट्रेट भी दे दिया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि मैजिस्ट्रेट द्वारा इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है, हमेशा पुलिस द्वारा या फिर जो है पर्सन ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट वो ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? जनरली इन्वेस्टिगेशन जो है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की फर्स्ट स्टेज होती है, जिसके बाद इंक्वायरी होती है। तो पहले इन्वेस्टिगेशन, नेक्स्ट इज इंक्वायरी। अब इंक्वायरी और ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पुलिस द्वारा की जाती है, इसीलिए इसे जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं कहते हैं। नेक्स्ट इंक्वायरी है। तो जो इंक्वायरी है वो सेक्शन 2G में बताया गया है, इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। तो ट्रायल को छोड़ के जो चीज़ें की जा रही हैं मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा, वो क्या कहलाएगी? इंक्वायरी कहलाएगी। सो इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है? टू असरटेन द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ फैक्ट्स टू प्रोसीड फर्दर। सच्चाई क्या है उसे जानने के लिए इंक्वायरी की जाती है, ताकि आगे प्रोसीडिंग को बढ़ाया जा सके। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इंक्वायरी स्टॉप्स वेयर ट्रायल बिगिंस। मतलब आपकी पहले इन्वेस्टिगेशन हो गई, उसके बाद इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के बाद ट्रायल होती है। तो जब ट्रायल शुरू होता है तो इसका मतलब इंक्वायरी खत्म हो जाती है। तो जहाँ पे ट्रायल शुरू हो रही है वहाँ पे इंक्वायरी खत्म हो जाती है। इंक्वायरी स्टॉप्स वेयर ट्रायल बिगिंस। और इंक्वायरी इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। इंक्वायरी कोर्ट या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, इसीलिए ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। नेक्स्ट इज ट्रायल। ट्रायल क्या है ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द CRPC। ट्रायल को CRPC में डिफाइन नहीं किया गया, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, इन तीनों को समझना अलग अलग क्या होते हैं इनकी स्टेजेस। तो ट्रायल क्या है? ट्रायल क्यों की जाती है? ट्रायल की जाती है टू डिटरमाइन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड। जो भी अक्यूज्ड पर्सन है वो चाहे तो गिल्टी होगा या इनोसेंट होगा, तो ये चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए ट्रायल की जाती है। किसके द्वारा? तो कोर्ट द्वारा। ट्रायल कोर्ट द्वारा की जाती है, इसीलिए ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती है। और जब भी ट्रायल खत्म होती है तो अक्यूज्ड की आइदर एक्विटल होगी या कन्विक्शन होगी। ट्रायल खत्म होने के बाद चाहे तो एक्विटल होती है या कन्विक्शन होती है। एंड इट इज़ ऑलवेज एन एग्जामिनेशन ऑफ द ऑफेंसेस। क्या किया जाता है? ट्रायल में ऑफेंस को एग्जामिन किया जाता है कि वो जो भी अक्यूज्ड है उसने वो ऑफेंस किया है या नहीं किया है। अब हम लोग यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग समझ लेते हैं कि वो क्या होती है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो सेक्शन 2I में बताया गया है। जुडिशियल प्रोसीडिंग एज includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस को ओथ पे लिया जा सके उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं।
पुलिस जो है ओथ पे आपकी एविडेंस नहीं ले सकता है, इसीलिए वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होता है। क्यों की जाती है जुडिशियल प्रोसीडिंग? टू डिटरमाइन ज्यूरल रिलेशन बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर इन जनरल। नेक्स्ट है सेक्शन 2N, जिसमें ऑफेंस बताया गया है। तो ऑफेंस को बताया गया है सेक्शन 2N में एज एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी लॉ द्वारा किसी एक्ट या ओमिशन को पनिशेबल बताया गया है तो वो क्या होता है? ऑफेंस होता है। साथ साथ क्या है, CRPC में ये भी बताया गया है कि अगर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 उसमें भी कोई कंप्लेन हुई है, कोई कंप्लेंट सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट में हुई है तो उसे भी ऑफेंस माना जाता है CRPC में। नेक्स्ट आता है पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट जो है सेक्शन 2R में दिया हुआ है। ये आपको याद रखना इजी है, आर मतलब रिपोर्ट, तो पुलिस रिपोर्ट तो क्या होती है? एक ऐसी रिपोर्ट जो कि फॉरवर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर टू द मजिस्ट्रेट। पुलिस ऑफिसर जो अपना रिपोर्ट बनाती है और वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करती है अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में, उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। अब ये पुलिस रिपोर्ट जो है ये प्रिपेयर होती है पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस जो है पुलिस रिपोर्ट बनाती है और ये एक रिटन एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है उस बेसिस पे बनती है और इसमें वो फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स रहते हैं पुलिस ऑफिसर के, जो कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या क्या चीज़ें सामने आई है वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट के बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है सेक्शन 2W। 2W में क्या है? समन केस है, जिसमें बताया गया है केस इन रिलेशन टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस। कहा गया है कि समन केस क्या होती है? जो वारंट केस नहीं है। अब भाई वारंट केस क्या है? तो पहले हम लोग वारंट केस देख लेते हैं जो कि सेक्शन 2X में दिया हुआ है। तो आपको ऐसे याद रखना है, W वारंट केस के लिए तो W मैच नहीं करना है, मीन्स W में आपका समन केस हो जाएगा और W के बाद जो है X आता है तो X में क्या हो जाएगा? X में वारंट केस हो जाएगा। सो ध्यान रखना है कि सेक्शन 2X में जो है वारंट केस है और सेक्शन 2W में समन केस है। तो वारंट केस क्या होती है? कोई भी ऐसा केस जो कि पनिशेबल है आइदर डेथ से या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट है या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है, जिसमें मृत्यु दंड है या फिर आजीवन कारावास है या फिर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है, वो वारंट केस कहलाती है। तो समन केस क्या है? जो कि हमने अभी हमें देखना है 2W में समन केस होती है जो भी वारंट केस नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी जो है सज़ा 2 साल से कम की है वो क्या होता है? आपका समन केस। जो भी ऑफेंस है उसमें अगर सज़ा जो है 2 साल से कम की है तो वो समन केस होगी, 2 साल से ज़्यादा की है तो वो वारंट केस कहलाएगी। अब जो समन केस होता है उसकी जो है ट्रायल चैप्टर 20 में बताई गई है सेक्शन 251 से 259 में, जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। और इस समन केस में कोई ज़रूरी नहीं है चार्ज फ्रेम करना। सो इन समन के ट्रायल इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ ट्रायल चार्ज, ये आपको ध्यान में रखना है। और वारंट केस में क्या होता है? तो वारंट केस की जो ट्रायल है वो चैप्टर 19 सेक्शन जो है 238 से 250 तक में बताई गई है, वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, ये आपको। और वारंट केसेस जो रहते हैं वो सब में चार्ज फ्रेमिंग होती है, बट समन केस में चार्ज फ्रेम करना कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट डेफिनेशन है इसमें, वो 2W में है, सॉरी 2WA में है, जो कि विक्टिम है। तो बताया गया है एक विक्टिम कौन होता है? मीन्स अ पर्सन हु हैज़ सफर्ड एनी लॉस और इंजरी। कोई भी पर्सन जिसने लॉस या इंजरी सफ़र की है वो क्या होता है? वो विक्टिम होता है। और क्यों? किसी ऐसे इंसान के, कोई अक्यूज जो पर्सन है उसके एक्ट या ओमिशन के द्वारा किसी ने इंजरी, किसी को लॉस हुआ है तो वो क्या होता है? विक्टिम कहलाता है। और विक्टिम में विक्टिम जो उस इंसान के साथ साथ उसके गार्जियन या लीगल एयर्स भी
माने जाते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन और लीगल हेयर, तो उन्हें भी विक्टिम कहा जाएगा। अब ये सेक्शन 2WA है, इसका मतलब ये अमेंडमेंट से आया है। तो ये CRPC की जो है CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2008 से इंसर्ट किया गया है। एंड साथ साथ जो है CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2008 में विक्टिम के साथ साथ सेक्शन 257A में विक्टिम कंपनसेशन एक्ट भी इंक्लूड किया गया है। तो कितनी बार आते हैं ये सब क्वेश्चन कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है वो किस सेक्शन में है, तो वो 257A में है। तो हमने यहाँ पे CRPC के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट जितने भी डेफिनेशंस थे उस जानने की समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो हमारे पब्लिक ग्रुप टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देखते हैं अच्छे से तो आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको याद हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।